नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है 17वें दिन। आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो 41 मजदूर अंदर टनल के फंसे हुए हैं वो आज बाहर निकल जाएंगे। जिस रेत माइनिंग का काम चल रहा है उसमें 56 मीटर का काम पूरा कर लिया गया है। 3 से 4 मीटर का अब जो फासला है वो मजदूरों और रेस्क्यू दल के बीच में रह चुका है। इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम 5 बजे तक वो खुशखबरी सामने आ सकती है, जिसका इंतजार बीते 17 दिन से पूरा देश कर रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। मौके पर अधिकारी जो हैं वो लगातार तैनात हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर रोज ग्राउंड पर जाकर अपडेट लेते हैं, हर रोज ग्राउंड पर जाकर मजदूरों से भी बातचीत करते हैं। तो क्या आज वो दिन होने जा रहा है जब ये इंतजार खत्म होगा और 17 दिन से फंसे हुए 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। सबसे पहले मनीष, ताजा अपडेट बता दीजिए, कितना काम होना अभी बाकी है और कितनी उम्मीद जताई जाए, कितना वक्त और लगेगा? माइक्रो टनलिंग के एक्सपर्ट हैं क्रिस हुपर। उन्होंने औपचारिक तौर पर इंडिया टीवी को बताया है कि अभी 2 से 3 मीटर का जो एरिया है वो बाकी है। 2 से 3 मीटर जो है वो चुनौतीपूर्ण अब कम है, लेकिन उसे खोदने के लिए इस समय एक्सपर्ट्स और रेत माइनर की टीम काम कर रही है और कुल मिलाके 54 मीटर वो क्रॉस कर चुके हैं। तो एक बड़ी खबर है और इसी वजह से अब पूरी तैयारी कर ली गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग को अभी हाल में रोका गया है। उसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि कहीं से भी कोई कंपन या किसी और तरीके का कोई मुसीबत या फिर अनियमितता हो इस टनल के अंदर। तो इसीलिए 12 सदस्य जो रेत माइनर्स की टीम है वो मौजूद है, 7 मैकेनिकल स्टाफ जो उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं, 8 भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अंदर मौजूद हैं। अब उसके बाद ये तैयारी कर ली गई है अगले 2 से 3 घंटे की। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो ये एम्बुलेंस यहां पर आ गई है। एम्बुलेंस के जरिए यहां पर पूरा एक पैसेज तैयार किया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर यहां पर तैयार किया जाएगा ताकि इसी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो जिनका मेडिकल होता जाएगा, जिन 41 वर्कर्स का, उनको एक साथ यहां से निकाला जा सके। इसीलिए यहां पे ग्रीन कॉरिडोर्स के तौर पर यहां पर तैयार किया है। वहीं अब एसडीआरएफ की टीम और साथ में एनडीआरएफ की टीम देखिए, जो एनडीआरएफ की टीम के जवान हैं वो पूरी तरीके से विंचिंग और उसके अलावा रोप जो है वो टाई करके, उसके अलावा जो कैमराज हैं, गोप्रो कैमराज वो लगा चुके हैं और ये पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसीलिए ठीक सामने आप देखिए वो अलग से क्रम तरीके से खड़े हैं। उनके शिन पैड्स, रोप, उसके अलावा विंचिंग गैजेट्स, की लॉक सब कुछ लगा के तैयार हैं और उनके साथ उनके सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं। जनरल वीके सिंह खुद अंदर मौजूद हैं, जो कि उन सभी लोगों से 41 वर्कर से बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि कुछ ही घंटों की और बात है। इसीलिए औपचारिक तौर पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी नवयुगा है उनके एचआर हेड ने 41 परिवार के लोगों को बुलाया और उन्हें कहा है कि आप अपने कपड़े और सब सामान तैयार कर लीजिए ताकि हम यहां से सीधा 44 और यहां से 45 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल सेटअप किया है ताकि 12 घंटे की मॉनिटरिंग हो सके। अगर किसी की तबियत ज्यादा खराब होती है तो ऐसे में उनको एम्स ऋषिकेश भेजा जा सके एयरलिफ्ट कर। लेकिन जो इंडिया टीवी को जानकारी मिली है डॉक्टर्स के द्वारा, जो 7 सदस्यीय डॉक्टर्स जिसको डॉक्टर जोशी लीड कर रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर वेद प्रकाश साइकेट्रिस्ट हैं, ये सभी लोगों ने हमें बताया कि मानसिक तौर पर भी और उसके अलावा शारीरिक तौर पर भी वो सभी स्वस्थ हैं और उनको जानकारी दे दी गई है। माइक्रोफोन के जरिए और फोन के जरिए उनसे लगातार बातचीत हो रही है और यही बात आज जनरल वीके सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले की और पुष्कर सिंह धामी ने की। और ये कंपाइल्ड रिपोर्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आराम से इन सभी को 41 वर्कर्स को बाहर निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। तो ये अभी की हलचल है, जहां रोड तैयार कर लिया गया। ये देखिए एम्बुलेंस, ठीक सामने एम्बुलेंस को रखा गया है और ऐसे ही जो सीक्वेंस के हिसाब से जो एम्बुलेंसेज हैं यहां पर उनको खड़ा किया गया है ताकि जल्द से जल्द जो यहां पर लोग हैं और जो 41 वर्कर्स जब बाहर निकलेंगे तो उनको इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षित 44 और तक भेजा जा सके। और एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं उमाकांत मिश्रा वो खुद यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो एनडीआरएफ के ऑफिसर हैं, जो 2IC हैं बदानी, अमित बदानी, वो यहां पर मौजूद हैं। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी तैयारी के साथ यहां पर अब ये वो वक्त है जब अब से कुछ देर बाद यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है। करीबन 2 से 3 घंटे का वक्त है और जो बड़े बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं वो भी अंदर ले जाई जा रही है ताकि इसके जरिए जो मलबा है वो निकाल के बाहर फेंका जा रहा है और उसके अलावा जो रोड है उसको क्लियर और क्लीन किया जा रहा है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये
कुछ ही घंटे बाकी हैं, उसके बाद बिल्कुल तय हो मनीष, जाएगा देखिए आपके कि पीछे की 41 हलचल तो कम से कम ये बताने के लिए काफी है कि आज खुशखबरी आने वाली है। आज जो इंतजार किया जा रहा था बीते 17 दिनों से, वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि रेड माइनर्स बड़ा शार्पली अपना काम कर रहे हैं और अब सिर्फ 2 से 3 मीटर की जो दूरी है वो मजदूरों के बीच में और रेस्क्यू दल के बीच में रह गई है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ राहुल महाजन जी हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। साथ ही पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, देखिए, एक तरफ उत्तरकाशी में ये पूरा का पूरा मिशन चल रहा है, ये ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत के भी अपने पहलू देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच कितना एक्टिव है प्रधानमंत्री का कार्यालय और कितना मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन गेन की जा रही है उत्तरकाशी से पीएम के द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें प्राची, तो हम सभी जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर एक तरह से उनका विशेष आग्रह रहता है और शुरू से ही आपने देखा होगा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब या फिर जब वो दिल्ली में आए तो अलग अलग तरह की जो भी आपदाएं आई, उन आपदाओं से निपटने के लिए हमारा तंत्र पहले से कैसे तैयार है ताकि उसको बेहतर तरीके से निपट सके, उसके कई सारे उदाहरण उन्होंने पहले भी दिखाए हैं। इस केस में बात करें तो पहले दिन से जैसे वो घटना आई, सामने आई, इन्फॉर्मेशन सामने आई, उसके बाद सीधे उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक डिटेल लिया और उसके बाद से ये लगभग रूटीन है कि पर डे सुबह और शाम उनकी बातचीत होती ही होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑन स्पॉट जाकर अगर बात कर रहे हो वो जो फंसे हुए लोग हैं, फंसे हुए श्रमिकों से, तो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भारत का प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है वो भी कितना एक्टिव हो चुका है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें इतनी सारी एजेंसीज लगी हैं, जैसे बाकी एजेंसी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके अलावा देखें आप तो BRO, ONGC, SPJL, NSIDL, इन सबको एक साथ लेकर आना, नेशनल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एक साथ लेके आना, उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। और जितनी सारी प्लानिंग की गई है, हर एक प्लानिंग को अगर आप देखें तो प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी, इतनी सारी मशक्कत करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि शीर्ष स्तर से वो सक्रियता दिखे। इस केस में मैं देवेंद्र आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त उत्तरकाशी में टनल के पास हलचल बढ़ी हुई है। मैं मनीष के पास जाना चाहूंगी। मनीष, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, औपचारिक तौर पर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं महमूद अहमद, अब वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें पूरी जानकारी के साथ ये जो हलचल आप देख रही हैं, उसके अलावा जो जानकारी इस समय दी गई है वो पूरी औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद यहां पर होगी। और ठीक पीछे यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, जहां पर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं महमूद अहमद, उसके अलावा जो यहाँ पे MD हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और औपचारिक तौर पर जिस बात का इंतजार था वो अब यहाँ से उसकी घोषणा की जाएगी। मनीष, आपको बीच में रोक रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनवा देते हैं। ओगर मशीन का पार्ट निकालने के बाद कल इवनिंग में आपको बताया गया कि पुशिंग स्टार्ट कर दिया गया था। उसके अंदर स्लोली एंड स्लोली जो मक रिमूवल वाला काम था और जो पुशिंग वाला काम था, वो दोनों मिला करके अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है, जो आप लोगों को 5 मिनट वेट भी करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए था कि लास्ट पुश अभी चल रहा था, तो 1.5 मीटर अभी पुश हुआ है। तो अभी जो हमारा स्टेटस है, हम 55.3 मीटर पुश हो चुका है। सो दैट्स वाई आप लोगों को 2-4 मिनट वेट भी करना पड़ा, क्योंकि वो पुशिंग प्रोसेस चल रहा था। सो वी वर थिंकिंग कि एक बार लेटेस्ट अपडेट के साथ में करें, तो होप सो, जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है, हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर हो, एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 to 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई, जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग, एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। थैंक यू। और अभी सर चाहेंगे कि बाकी उनके बारे में मैं बता दूं। हाँ, वही एक सवाल होगा आज, और कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है। तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है, वो हमारा 44 मीटर्स हो गया है आउट ऑफ 86 मीटर्स। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, हर प्रोसेस में, हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार। और THDC ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और
अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद रखिए, डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, उससे बहुत फायदा होता है। कल के लिए वापसी गाड़ी बुक कर लें। सर एक सवाल है, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोसेस में समझा देते, जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है। तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो हमारे स्टेट की टीम है एसडीआरएफ की और नेशनल की एनडीआरएफ की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एनडीआरएफ के उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेज, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो द टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, लाइक दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे, वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। थैंक यू। अंदर जाके पहले जो एनडीआरएफ की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को, क्या प्रोसेस? दे हैव देयर ओन एसओपी। एक्चुअली आई डोंट वांट टू जस्ट डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि उनकी अपनी एसओपी होती है। दे आर गोइंग बाय देयर एसओपीज। दे हैड डन गुड ड्रिल्स, जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है। सो जो टीम अंदर जाएगी उसके बाद उनके कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है। सर उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? तो देखिए, देर शाम तक इस खुदाई को पूरा किया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। 55.3 मीटर तक खुदाई पूरी कर ली गई है और ये फासला 3 से 4 मीटर का हो सकता है, 4 से 5 मीटर का भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद ये है कि आज शाम तक इस खुदाई को पूरा कर लिया जाएगा और फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो कि तैनात हैं, वो मजदूरों को एक एक करके बाहर निकालने का काम शुरू करेंगी, जिसकी बाकायदा ड्रिल पिछले कई दिनों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें करती हुई नजर आ रही हैं। तो एक तरफ उत्तरकाशी में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कई सियासी माइलेज भी लेने की कोशिश की जा रही है। इस पर कई सियासी प्रश्न चिन्ह भी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हर्षवर्धन जी, आज एक फोटो में देख रही थी कांग्रेस के ट्विटर टाइमलाइन पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उत्तरकाशी का वो टनल है जहां मजदूर फंसे हुए हैं, उनके हाथ में ग्रीन झंडी दे रखी है और लिखा हुआ है कि जब तक कैमरा नहीं तब तक साहब वहां पर जाएंगे नहीं। क्या ये सही मौका है ऐसी सियासत करने का? जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक विमर्श या कहें कि आपसी संवाद
जितना नीचे गिर गया है उस पर कोई चर्चा, कोई बहस अब करने लायक है नहीं। उसका नुकसान ये होता है कि हम कहेंगे कि ये हुआ था, फिर वो हुआ था, और बड़ी लंबी बात होती है। लेकिन अगर कहीं पर 41 लोग फंसे हुए हैं, उनका जीवन खतरे में है, उस पहाड़ी इलाके में है, ऐसा हिमालयन टेरेन है जहां कोई भी चीज निश्चित नहीं कही जा सकती, बहुत अनिश्चितता है, उस पे अगर इस तरह का चित्र बनाकर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रही है, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी को अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और कई बार होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये दलदल जैसा होता है, वो दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। वो चाहे पनौती का मसला हो, चाहे वो आप तेजस पे मसला हो। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक बोल गए, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे ये लोग देश देखते हैं और किस तरह से देश की जो चीजें, जो गर्व करने वाली चीजें हैं, उसको कैसे ये मतलब वो शब्द उनके लिए नहीं सूझ रहा है। वो कह रहे हैं कि कल को ये भी क्रैश हो सकता है। मतलब कहां तक जाकर ये लोग सोच रहे हैं। और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हरी झंडी दिखाएंगे तो आएंगे। और चूंकि ये जानकारी, एक तो ये कि जो मीडिया से आ रही है, जो कुछ चल रहा है मीडिया में, उसको इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद भी वहां है, सारे लोग वहां पर हैं। लेकिन मेरी अपनी निजी जानकारी है, चूंकि मैं 14-15 को बद्रीनाथ जी में था, और मेरी अपनी निजी जानकारी है कि पुष्कर सिंह धामी 13 तारीख से वहां अपना एक अस्थायी कैंप कार्यालय बना चुके हैं। मेरी अपनी निजी जानकारी है, चूंकि उनके सचिव से मेरी जो बात हुई थी मुख्यमंत्री कार्यालय में, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसी चीज जो जरा सी भी उनकी जरूरत है वो देरी नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, और प्रधानमंत्री प्रतिदिन इसका हालचाल लेते हैं। खुद ये पुष्कर सिंह धामी बता चुके हैं उस टेरेन पर जिस तरह की मशीनें, जिस तेजी और जिस तत्परता के साथ पहुंचाई गई हैं, वो अकल्पनीय है भारत में। ठीक है कि अभी हम कहते हैं कि इस सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बहुत स्ट्रांग किया है, बहुत स्ट्रेंथन किया है उनकी कैपेसिटी को, लेकिन उसके बावजूद ये कर पाना बड़ी बात है। आप विदेशी या देशी मशीन हो या विदेशी या देशी एक्सपर्ट हो, वो वहां पहुंचते हैं, वहां जो स्थानीय मान्यताएं हैं उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और अभी मैं देख रहा था तो जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट हैं, टनलिंग के एक्सपर्ट हैं, वो भी वहां जाते हैं, बाबा बौखनाग मंदिर के सामने वो पूजा कर रहे हैं, उनको वहां के पुजारी पूजा करा रहे हैं। वहां के स्थानीय लोग, आस्था, तो जो एक्सपर्ट है, तकनीक, उस सब का उपयोग किया जा रहा है। खुद नितिन गडकरी जा चुके हैं, वीके सिंह जा चुके हैं, पीएम के सेक्रेटरी जा चुके हैं, पीके मिश्रा, कल ही बात की उन्होंने। उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी आपदा की स्थिति में, जहां उन 41 परिवारजनों को वो सुन रहे होंगे, तो उनको सुनना चाहिए कि देश में नेता कहां तक गिरते चले जा रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का वहां कोई मतलब निकलता, उससे कुछ काम में तेजी आती, तो मैं भी यहां बैठकर कहता कि नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन अगर पूरी सरकार लगी है, पूरा प्रशासन लगा है, पूरा तंत्र लगा है, फिर भी ये घटिया हरकत है। ये थोड़ा निराश करता है कि राजनीति अभी कहां तक जाएगी। और फिर लगता है कि 24 के चुनाव तक तो ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि पूरा, जिसको कहते हैं कि ऑल आउट वार चल रही है, उसमें आम आदमी, नागरिक, टनल में फंसा श्रमिक, उनके परिवार वाले, उनका कोई मायने नहीं रह गया है। देखिए, कांग्रेस जब बात करती है राहुल जी, तो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो तो ट्वीट कर देती है, लेकिन शायद ये बताना भूल जाती है कि वहां पर पीके मिश्रा जा चुके हैं। वहां रोज मुख्यमंत्री जाते हैं, रोज वो अंदर फंसे हुए मजदूरों से बात करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करने की बात करते हैं। जनरल वीके सिंह वहीं पर हैं, अंदर टनल में हैं, वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और जो रेस्क्यू दल है, उन्हें क्या परेशानी आ रही है, ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई जा रही है। तो क्या ये सब पहलू को छिपा लेना सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है? देखिए, ये बहुत ही बुरी बात है कि जिस तरह से एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें लोगों की ज़िंदगी जो है वो दांव पे है, उसमें बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि सारा सरकारी अमला है वो पूरी तरह से लगा हुआ है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज़ हों, चाहे वो विदेशी एक्सपर्ट्स हों, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हों, सभी उसमें लगे हुए हैं। अब मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 26/11 जब हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी का पहला बयान क्या आया था? बीजेपी का पहला बयान ये आया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जब कोई बड़ी जैसे आपदा जैसे होती है, तो उसमें जो विपक्षी दल है उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो सरकार का उस वक्त साथ दे। ये बहुत समय होता है बाद में खामियां निकालने का और राजनीति करने का, तब वो किया, अगर करना है तो कर लें। लेकिन अभी जो है, जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है बचाने का, उस वक्त तो
इस तरह से राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए। क्या समीर जी इतना ज्यादा जरूरी है प्रधानमंत्री का मौके पर जाना, या प्रधानमंत्री के उत्तरकाशी टनल के पास पहुंच जाने से क्या स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाती? जो 17 दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, वो 17 दिन का इंतजार घट जाता? मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी को जो करना था उससे ज्यादा उन्होंने और लगभग सारी एजेंसियां लगा दी है। कोई भी आपदा घट सकती है, इसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन आपदा घटने के बाद प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसमें कैसी भूमिका निभाती है, उसको कितने त्वरित कार्रवाई करती है, वह बहुत महत्व का रखता है। और मुझे लगता है इस घटना घटने के बाद जिस हिसाब से उत्तराखंड की धामी सरकार ने और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस त्वरित तरीके से उसके ऊपर एक्शन लिया, वहां पर मंत्री लगातार जाते रहे। समीर जी आपको बीच में रोक रही हूँ, मनीष के पास फिर से कोई ताजा अपडेट है। मनीष बताइए। देखिए, पहला मौका है प्राची जब अंदर स्ट्रेचर्स और साथ में जो गद्दे हैं वो लेकर एसडीआरएफ की टीम गई है और अब एम्बुलेंस भी अंदर जा रही है। तो ये हलचल अब तेज हो गई है, एक एक करके यहाँ पर कई सारी एम्बुलेंस को अंदर ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जो एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा एम्बुलेंसेस को जो गेट के ऊपर अब लगा दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर होल्ड पोजीशन पे एम्बुलेंस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो एसडीआरएफ के ऑफिशियल्स हैं वो गेट पर हैं। ये पिछले 17 दिन से आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, जिसके अनुसार अब यहाँ पर जो स्ट्रेचर के अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है वो अब यहाँ से और बाकी सामान लेकर जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर पूरा फर्स्ट एड एरिया बनाया जा रहा है ताकि जब ये वर्कर्स बाहर निकले, डॉक्टर्स की टीम, एनडीआरएफ के जो नर्सिंग एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो हलचल के साथ अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर सब कुछ तेजी के साथ हो रहा है और इस समय हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें समझिए प्राची। पहली तस्वीर जो एम्बुलेंसेस के पास यहाँ पर फर्स्ट एड का जो एरिया है वहां पर सारा कुछ जो नर्सिंग स्टाफ है, भारतीय सेना के जो नर्सिंग स्टाफ वो मौजूद हैं, एनडीआरएफ के नर्सिंग स्टाफ, उसके अलावा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम करीब 20 की संख्या में। दूसरी तस्वीर, एम्बुलेंस एक एक करके यहां पर आ रही है। ये देखिए, 2 एम्बुलेंस थी, पहली एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस और अभी तीसरी एम्बुलेंस यहां पर आ चुकी है। उसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर अलर्ट हैं। ऊपर एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू रिलीफ टीम, रेस्क्यू टीम जो क्विक रिएक्शन के तौर पर जानी जाती है और कई ऑपरेशंस में चाहे टर्की हो या देश के अलग अलग जगहों पर इन्होंने बार बार रेस्क्यू किया है लोगों को, कई जिंदगियां बचाई हैं, आज फिर से वो अलर्ट मोड पर है। तो पहली तस्वीर नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स की टीम, दूसरी तस्वीर जहां पे एम्बुलेंसेज इस समय आ गई है और तीसरी तस्वीर है टनल के ठीक सामने। यहां पर इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जो उत्तराखंड पुलिस और उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। जनरल वीके सिंह अंदर हैं और ये सभी जो 17 दिन से जिसका इंतजार था वो किया जा रहा है। आप एम्बुलेंसेस देखिए, पहली एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस, तीसरी एम्बुलेंस और ये चौथी एम्बुलेंस भी इस समय यहां पर पहुंच गई है। जिसका इंतजार किया जा रहा था वो हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ऊपर जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो अपने साथ जो टेबल हैं, उसके अलावा जो बेड हैं, जो स्ट्रेचर्स हैं वो लेकर यहां पर अंदर जा रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में कहती है कि ऑपरेशन अपने आखिरी लेग पर है। करीबन 55.3 मीटर औपचारिक तौर पर बताया गया, लेकिन उसके आगे का मलबा का इलाका है वो मलबा है जिसको जल्द से जल्द पूरा क्लियर करना एक इम्पोर्टेंट चुनौती और साथ में 41 जिंदगियों को बाहर निकालने का काम जारी है। अब यहाँ पर जो एम्बुलेंसेज अंदर जाएंगी, उन एम्बुलेंसेज के अंदर आप देखिए प्राची, यहाँ पर जो सारा सामान है, फर्स्ट एड, बिल्कुल देखिए तस्वीरें देश के जिस भी कोने में जा रही होंगी मनीष, एक उम्मीद जग रही होगी और एक खुशी सबके चेहरे पर आ रही होगी, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था जो देश कर रहा था 17 दिनों से। गद्दे अंदर जा रहे हैं, स्ट्रेचर अंदर जा रहे हैं, यानी उम्मीद ये कर सकते हैं कि अब आखिरी चरण में ये ऑपरेशन पहुंचने जा रहा है।